नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बाजार में चौतरफा खरीदारी का मूड। निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 24,475 के पास। निफ्टी बैंक भी ½ % उछला। मिड कैप आज कर रहा है आउट परफॉर्म, हालांकि स्मॉल कैप में फ्लैट कामकाज। सरकारी बैंकों में आज तगड़ी खरीदारी, करीब 2% उछला निफ्टी। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ इंडियन बैंक वायदा के टॉप गेनर में शामिल। वहीं एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में भी रौनक, साथ ही डिफेंस और रियल्टी में भी अच्छी खरीदारी। गाइडेंस घटाने के बाद से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गिरावट जारी। आज भी करीब 17% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। उधर नुवामा ने भी शेयर का टारगेट घटाकर 710 किया। साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 6% कमजोर। डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। भारत डायनामिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, मजगांव डॉक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड और हेल में भी तेजी। मिनिमम बैलेंस तय करने में रेगुलेटर की नहीं है भूमिका। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, बैंक खुद तय करते हैं मिनिमम बैलेंस। आरबीआई गवर्नर ने बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सीएनबीसी आवाज के काम और जोश की भी जमकर तारीफ की। संजो कैसे है सर? बहुत अच्छा, आपका जो जोश देख करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट डेज हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। निफ्टी ½ % से ज्यादा की तेजी के साथ 24,479 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी भी देखिए डेज हाई के आसपास ही नजर आएगा, 55,268 के लेवल पर। मिड कैप में भी निचले स्तर से रिकवरी, हालांकि स्मॉल कैप जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा उतार चढ़ाव वहां पे देखने को मिल रहा है। फ्लैट कामकाज करता हुआ, लेकिन ब्रेथ आज के सेशन में देखें तो ठीक ठाक ही नजर आएगी। एक बार ब्रेथ का रखते हैं आपके सामने तस्वीर। 24.20 और 24.36, हालांकि रसाकसी का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। 1375 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1366 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी, लेकिन झुकाव थोड़ा बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ही नजर आएगा। फिलहाल एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट भी नजर रखते हैं उस पर। आज मार्केट के कंट्रीब्यूशन में कौन कौन से स्टॉक साथ दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडेक्स पर नजर देखिए। पीएसयू बैंक 2% के करीब तेज है। डिफेंस स्पेस में अच्छी खरीदारी, 1.5% के करीब चौतरफा खरीदारी है आज मार्केट में। हालांकि ऑयल एंड गैस फ्लैट कारोबार करता हुआ। फार्मा स्पेस भी आज अब कैपिटल गुड्स में भी जहां पर थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही थी, वहां पे भी अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। तो मूड माहौल अच्छा नजर आ रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी रख देते हैं मार्केट का, तब आप समझ पाएंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक, एसबीआई नतीजों के बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट थी और काफी पॉजिटिव रिपोर्ट। 1050 तक के टारगेट आज चल गया। एल&टी, रिलायंस भी साथ दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पर उस खबर के बाद, और हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ओएन जैसे स्टॉक्स। एक बार बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन आज सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक उसमें नजर आएगा आपको। इसके अलावा एसबीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी बैकफुट पर। मार्केट पे चर्चा के लिए हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री जी हैं। अरुण कुमार जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड आफ्टरनून। पिछले 6 हफ्ते से हम देखें तो मार्केट काफी कमजोर था, ओवरसोल्ड हो गया था, इसलिए आज जो तेजी थी वो एक्सपेक्टेड थी। स्वाभाविक सी बात है, काफी थक चुका था मार्केट, तो आज कहीं ना कहीं हम ये उछाल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये आज की तेजी? साथ ही कौन से लेवल्स जो अब वॉच करना चाहिए? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, आज एक्सपेक्टेड था थोड़ा बाउंस आएगा मार्केट में, पर बाउंस काफी अच्छा देखने को भी मिला है। पर श्रेया जी, आज एक और चीज है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वहां से भी रुझान शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। पर एक चीज क्लियर है जो हमने सबके साथ शेयर भी की है, 24,350, 24,400 जब तक ये ब्रीच नहीं करता है डिसाइसिवली इस हफ्ते में, चाहे वो आज ब्रीच करे या कल ब्रीच करे, जब तक निफ्टी को आपको शॉर्ट नहीं लेना है। अब चाहे आप लॉन्ग करें ना करें वो सेकेंडरी है, पर आपको शॉर्ट मार्केट में फिलहाल इस लेवल के आसपास नहीं करना चाहिए। 24,350, 24,400 यहाँ पे एक छोटा गैप है और ये पिछले मई के लोज के आसपास अभी मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है।
तो 24,350 ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस ये बन चुका है। ऊपर में मुझे लग रहा है 24,550 के ऊपर निकलेगा, देन एक कवरिंग देखने को मिल सकती है। जब तक मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट कवरिंग के फिलहाल संकेत नहीं है। आज एक बाउंस जो आया है, हो सकता है बाउंस सेंसेक्स के एक्सपायरी की वजह से आया और थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशन से इसी वजह से भी आ सकता है। पर जो शॉर्ट कवरिंग मुझे नजर आ रही है वो आएगी आपको 24,550 के ऊपर। तो जब तक 24,550 के ऊपर नहीं निकलता, शॉर्ट कवरिंग का कोई नजरिया नहीं है। पर हाँ, ये आपको क्लियरली व्यू शेयर है कि आपको यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके अगर आपके पोजीशंस है तो आप होल्ड करें, पर 24,350 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24,350 आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने की राय फिलहाल इस मार्केट में नहीं है और स्ट्रेंथ 24,550 का लेवल जब निफ्टी ब्रीच करेगा तभी आएगी। फिलहाल बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और रिलेटिवली क्या आपको आज बैंक निफ्टी बेहतर पोजीशन लग रहा है निफ्टी से कंपेयर करें? पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके से रैली आई है, बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? श्रेया जी, अगेन 55,000 एक बड़ा लेवल है, यहाँ पे पुट राइटिंग भी काफी है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं 50 पॉइंट नीचे ले लें, 54,950 का एक सपोर्ट मान के चलें, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो 54,950 एक सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। श्रेया जी, आपने सही कहा, एसबीआई का एक स्टॉक स्पेसिफिक सपोर्ट काफी अच्छा है आज। अगर आज आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट रहता मार्केट को तो मार्केट बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट में नीचे में 54,950 ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए और 55,500 का ऊपर रेजिस्टेंस बन के निकल के आया है। 500 का इंपॉर्टेंट लेवल और 54,950 का आपको ये दो लेवल्स वॉच करने हैं। फिलहाल स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने डिस्कस कर लिया और लेवल्स आपके सामने रख दिए। अब अरुण जी, ये बताइए कि ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जहाँ पे कमाई हो सकती है? शेयर जी, दो स्टॉक्स निकाले हैं। एक इटर्नल में बाई करने की सलाह है, जोमेटो जिसका पुराना कोड था 304-305 के आसपास बाई करें। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस है। 300 के नीचे जाता है तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना है, तो 305 के आसपास बाई करें। 313, 315 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक होगा मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1260, 1265 के आसपास मैक्स हेल्थ को खरीदें। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1548 का स्टॉप लॉस लाके बाय करें और 1300 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मैक्स हेल्थ में आने चाहिए। स्टॉप लॉस दोहराएंगे अरुण जी मैक्स हेल्थ केयर का? शेयर जी, 1248 का स्टॉप लॉस है मैक्स हेल्थ में नीचे में और 1300 रुपए का टारगेट है। जी बिल्कुल, तो 1248 के टारगेट, माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस और ऊपर के आपको अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड है। साथ ही इटर्नल यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है और इटर्नल्स के नंबर आए थे, हालांकि 315 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है इटर्नल में। और आपको याद होगा क्विक कॉमर्स स्पेस में जिस तरीके से नंबर्स आए थे, इटर्नल ने फिर मुड़ के नहीं देखा, शानदार रैली। और देखिए आज भी हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन डेज हाई पर यह कारोबार करते हुए नजर आएंगे 1.5% की तेजी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और उन शेयर्स की बात करते हैं जिसमें आज ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, कहाँ पर आज बाइंग होती हुई नजर आ रही है, कौन से स्टॉक्स बैकफुट पर अभी आपके स्क्रीन पर होगी। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस की अगर आप बात करें तो सरकारी बैंक शेयरों में तो आज खरीदारी ही है। इंडियन बैंक देख लीजिए, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिफेंस शेयर आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई। मजगांव डॉकशिप देखिए 2.5% से ज़्यादा, इनफैक्ट 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। कोचिन शिपयार्ड 1.5%, BEML चढ़ गया 3% और भारत डायनेमिक्स में भी 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप में सुप्रीम इंडस्ट्रीज दौड़ा है आज 4.25% की तेजी के साथ। अशोक लीलैंड आज रडार पर है, 4% तेजी। पॉलिसी बाजार 3.5% और भारत फोर्ज में भी 2.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, वोल्टास पूरा स्पेस है, आप देखिए इस प्रेशर में 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ। रिजल्ट्स भी उतने वाव नहीं, ब्रोकरेजेस भी थोड़े नर्म ही है इस स्टॉक पर। ऑयल इंडिया टूट गया आज 2.5% से ज्यादा। कॉनकॉर 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर। बायोकॉन टूटा 1.5%, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक हरकतें हुई है आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगी, लेकिन मिड कैप में देखिए आप करीब 1.5% की रैली के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर चर्चा करते हैं।
एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के नतीजे आए और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय दीवान हमारे साथ मौजूद हैं नतीजों पर बातचीत करने के लिए। विजय जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बताइए ARR कैसा रहा ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, अगर आप कंपेयर करें पिछले साल से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे नंबर? बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। हमारी ऑपरेशन लेवल पे 14% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में और 16% की EBITDA लेवल पे ग्रोथ हुई है। हमारी इंडिया की बेस्ट ऑक्यूपेंसी है 92% की। और जहाँ तक ARR का सवाल है, वाई ऑन वाई बेसिस पे 13% की इंक्रीज हुई है और रेवपार में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो रिजल्ट्स जहाँ तक मैंने पहले भी कहा, ऑक्यूपेंसी में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल, एवरेज रूम रेट 13% रही सर, और आपने ऑक्यूपेंसीज का भी जिक्र किया। अगला सवाल मेरा ऑक्यूपेंसी पर ही था। हालांकि आपने कहा 92% ऑक्यूपेंसी रेट रहा है आपका। सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस आप अपकमिंग क्वार्टर्स में भी रखते हैं? इन्हीं लेवल पर आगे भी नंबर एक्सपेक्टेड है? डेफिनेटली पार्क की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो हाई परफॉर्मेंस की है और हाई ऑक्यूपेंसी की है। और पार्क की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें लगभग 25 से 30% का प्रीमियम रहता है और ये जो है डेफिनेटली बरकरार रहेगा। और सबसे अहम बात ये है इस बार कि हमारी जो बैलेंस शीट है पहले से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और हमारे पास लगभग जीरो डेट है, नेट कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है और इकरा की A+ स्टेबल रेटिंग है। उसके अलावा इस बार जो है हम लगभग हमारी जो पोर्टफोलियो है FY26 के अंत तक लगभग 600 रूम जो हैं वो ऐड होंगे। उसमें से 411 रूम जो हैं वो एसेट लाइट मॉडल में आएंगे, जबकि उसको जैसे कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में आएंगे और लगभग 147 रूम जो हैं वो लीज मॉडल में आएंगे और 31 रूम जो हैं वो ओनरशिप में आएंगे। और क्योंकि 41% इस बार जो है इंक्रीज होगा इस साल के अंदर एसेट लाइट मॉडल में, इसके कारण जो है मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी बहुत रहेगा और साथ ही साथ जो है वो मोमेंटम भी जो है वो और भी तेजी पकड़ेगा। विजय जी, एसेट लाइट मॉडल पर आपका ज़्यादा फोकस है। आपने कहा मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है इसकी वजह से, लेकिन इस क्वार्टर की बात करें तो मार्जिन स्टेबल ही रहे हैं 29% अगर पिछले साल से कंपेयर करें। आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्जिन को लेकर? कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखें तो मार्जिन जो है वो 29% का है और अगर आप इसको ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो मार्जिन जो है वो लगभग 30% का है। और क्योंकि बहुत रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है फ्लोरीज ब्रांड के अंदर, उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर है, बट जैसे ही हम Q3 Q4 में जाएंगे आप इसमें सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी आपको देखने में मिलेगी। मार्जिन इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमारा फोकस बरकरार है। ओके, मार्जिन को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक ही साउंड कर रहे हैं विजय जी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। ICICI बैंक की बात करते हैं। खबरें में है ये स्टॉक और ICICI बैंक मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा 5 गुना तक बढ़ाई है। शहरों, सेमी मेट्रो और गांव के लिए अलग अलग बदलाव किए हैं। पूरी खबर समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, डेफिनेटली इसके चक्कर में आज जो ICICI बैंक है वहाँ पे हमें अच्छा खासा बज़ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो डिपॉजिट जो आप बैंक के अंदर अपना जमा रखते हैं उसका जो बैलेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया, यहाँ पे 5 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस टाइम पे हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो पहले बैलेंस हुआ करता था वो हुआ करता था 10,000 का, इसको बढ़ा के अब सीधा कर दिया है 50,000 का। इनफैक्ट अगर सेमी मेट्रो सिटीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस था पहले वो था 5,000 का, जिसको अब बढ़ा के कर
कर दिया गया है 25,000 रुपए का। और जो रूरल एरियाज है यानी कि गांव देहात जहां पे है, वहां पे पहले हुआ करता था 2,500 रुपए का, उसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 10,000 रुपए का। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये जो नियम है वो लागू कब से होगा। देखिए, जिसका भी अकाउंट 1 अगस्त को खुला है, यानी कि आज से 11 दिन पहले भी आपने अकाउंट खोला है, तो वो नियम उनके लिए भी लागू हो गया है। हालांकि इस टाइम पे जो पहले से यहाँ पे जो क्लाइंट बेस है आईसीआईसीआई बैंक का, जिनका भी 1 अगस्त से पहले यहाँ पे अकाउंट खुला गया था, उनके लिए ये वाला जो नियम है वो इस टाइम पे लागू नहीं किया गया है। लेकिन जो मिनिमम बैलेंस है वो सब नए कस्टमर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी भी लगाई जाएगी। यहाँ पे पेनल्टी 2 बेसिस पे लगाई जाएगी, या तो 6% या तो फिर 500 रुपए, जो भी इस टाइम पे हमें मैक्सिमम नंबर जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। अब मिनिमम बैलेंस तो यहाँ पे बढ़ाया ही गया है। इसके अलावा इस टाइम पे अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर भी चार्जेस जो हैं इस टाइम पे आपको देने होंगे। देखिए, अगर आप पहले 3 ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे 150 रुपए तक देना पड़ेगा। और 1 लाख के पार अगर आप 1000 रुपए की भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 3.5% या फिर 150 रुपए का जो चार्ज है, ट्रांजैक्शन फी है, वो भी देनी पड़ेगी। और साथ में एटीएम के अंदर आप जाते हैं नॉन बैंकिंग आवर्स में तो कैश डिपॉजिट चार्ज जो है वो भी आपको 50 रुपए तक का देना पड़ सकता है। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक झटका तो है। इसके बाद आरबीआई का यहाँ पे कमेंट्री आई है कि बाकी बैंक के ऊपर है कि वो जो अपने मिनिमम चार्जेस हैं उसको बढ़ाते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। और आरबीआई गवर्नर का आपने जिक्र कर ही दिया है तो वो बातचीत भी सुन लेते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि मिनिमम बैलेंस तय करने का फैसला बैंक खुद ही करते हैं। गुजरात में फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि मिनिमम बैलेंस तय करने में रेगुलेटर की कोई भूमिका नहीं होती। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जिस तरह से आपने अभी आपने अभी ग्रामीण भारत को बैंक से जोड़ने की बात करी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की है, क्या आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलेंगे? देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। लेकिन क्या ब्याज दर सर कम करेंगे ऐसी हालत में? सर ब्याज दरें कम करेंगे ऐसी हालत में सर? वो 2 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन सिचुएशन बन रही है सर। 2 महीने बाद में पता चलेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन संजोग ऐसे है सर अभी। आपका जो जोश देख करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये पूरी बातचीत आप सुनिए। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही जो बात। चलिए इसी के साथ धान उगाने वाले किसानों को दोहरा झटका लगा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के दामों में गिरावट आई है, साथ ही रिकॉर्ड उत्पादन के चलते देशों ने एक्सपोर्ट से पाबंदी हटा दी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता असीम मंजंदा जी मौजूद हैं। असीम जी बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या है खबर? देखिए, इस साल ग्लोबली धान का रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। ना सिर्फ भारत बल्कि बाकी जो दूसरे देश है वहां भी उत्पादन रिकॉर्ड ही रहा है। तो उसके चलते हुए देशों ने अपने यहाँ से पाबंदी एक्सपोर्ट पर जो लगा रखी थी उसको हटाने की शुरुआत कर दी है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा इस वक्त चावल आ गया है, जिसकी वजह से कीमतें काफी गिर गई है। आज की मैं अगर बात करूं तो $372 प्रति टन के आसपास की कीमतें देखने को मिल रही है, जो कि अपने 8 साल के सबसे रिकॉर्ड लो के ऊपर है। तो ये चावल निर्यातक जो भेज रहे थे चावल, उनके लिए काफी झटका है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने अपने यहाँ पर जो टैरिफ थे उनको बढ़ा दिया है। करीबन 50% के आसपास टैरिफ लगने की शुरुआत हो जाएगी। तो वहां पर भी अब जो निर्यातक है उनको अल्टरनेटिव मार्केट यहाँ पर तलाशनी पड़ेगी। अब तक वहां पर करीबन 60 लाख टन के आसपास का चावल का निर्यात हो रहा था। तो ये जितने भी चावल निर्यातक हैं उनके लिए एक झटका है, जो कोशिश कर रहे थे कि हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट तलाशेंगे, लेकिन वहां पर उनको काफी सक्सेसफुल देखने को नहीं मिल रही है। और वहां पर अगर उनको मार्केट मिल भी रही है तो दाम काफी कम मिल रहे हैं। ओके, शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब इस शो से फिलहाल इतना ही। अब अगले शो में मुलाकात होगी और नो योर कंपनी में आज बात करेंगे ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल के CMD एंड CEO गौरव सिंह कुशवाहा से और CFO रुमित दुगर से। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।